अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक चीज़ बड़े अरसे से पेंडिंग रह रही है, वो मैं मजीद पेंडिंग नहीं करना चाह रहा। असेसमेंट की डिस्कशन कर लूँ, फिर प्रोसेस पे आते हैं वापस। नहीं चला, चल गया। करता हूँ यार अभी असेसमेंट एक। असेसमेंट का पहला क्वेश्चन, एक वर्कर की एक वीक की परफॉर्मेंस दी हुई है, 8 हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं। इसमें बस एक पॉइंट मैंने एक चीज़ ये डाली थी कि एक तो ये अंग्रेजी एक डिफरेंट चीज़ थी, टाइम एंड हाफ, और उसके अलावा ये जो ट्रेनिंग है ये इसने एक नया पॉइंट डाला था। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर इज 4 यूनिट्स, ये बोनस कैलकुलेशन के लिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर ये बोनस कैलकुलेशन के लिए। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं, लेकिन वो 8 से ऊपर कर रहा है। बेसिक वेज रेट 200 है। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ का मतलब ये है टाइम गुना, जैसे 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, तो टाइम एंड हाफ का मतलब है 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स। इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो बोलेंगे बेसिक प्लस 50%, 1.5 गुना बेसिक प्लस 50%, तो ये 1.5 गुना है। टाइम एंड हाफ 1.5 गुना को कहते हैं। यहाँ पर टाइम से मुराद वो गुना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो टाइम एंड हाफ यानी 1.5 टाइम्स। तो अगर बेसिक रेट 200 है तो ओवर टाइम का रेट है बेसिक प्लस 50%। अच्छा, आप लोगों ने तो खैर बार बार नहीं पूछे, लेकिन ऑनलाइन में मैसेज बार बार आए, तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि ओवर टाइम कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। आप लोग फिर भी बार बार पूछा करेंगे। एक तरीका ये है कि अगर जैसे मंगल का दिन है, मंगल को कितने घंटे काम किया उसने? 10.5। इनमें जो नॉर्मल टाइम है ऑफिस टाइम वो 8 है। फिर उसके अलावा उसने एक ट्रेनिंग में 1 घंटा लगाया, 1 आवर ईच ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। जो ट्रेनिंग है ये ऊपर शामिल है, ट्रेनिंग आवर्स आर इंक्लूडेड इन अफोरमेंशन्ड आवर्स। टाइम स्पेंट इन ट्रेनिंग इज पेड एट 120% ऑफ बेसिक वेज रेट, यानी इस 1 घंटे का रेट होता है बेसिक प्लस 20%। इन 10.5 में से ट्रेनिंग का एक नॉर्मल 8, बाकी कितने रह गए? इस पे रेट होता है बेसिक प्लस 50%, और इस पे तो 200 रुपये का रेट। ये पहले इस तरह का ये ब्रेकअप देख लें। ये इस अंग्रेजी का मतलब कि जो ओवर टाइम के आवर्स हैं उन पे उस 1 घंटे पे ये रेट है। 10.5 में से ये जो ट्रेनिंग में वो बैठा था ये 1 घंटा उसका है, तो बाकी 9.5 रह गए। अब वो एक नॉर्मल सवाल है, 10.5 घंटे में 1 घंटा ट्रेनिंग का है, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, उसमें उसने 1 घंटा बैठ कर टाइम लगाया था, ये अलहदा पैसे पे होंगे। बाकी अब ये 9.5 घंटे एक नॉर्मल सवाल बन गया, जिसमें घड़ी के जो नॉर्मल आवर्स हैं वो, और ओवर टाइम 1.5। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक कि आप पूरे 10.5 घंटे पे 200 लगा लें, इस 1.5 घंटे पे जो ऊपर वाला 50 है वो लगा लें, और इस 1 घंटे पे जो ऊपर वाला 20% है ये लगा लें। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि 8 के ऊपर 200 लगाएं, 1.5 पे 300 लगाएं, और 1 पे 240। ये 2 तरीके हैं, दोनों ठीक है। ये गलत कर दिया था नहीं तो आपने पूछा नहीं कि
अच्छा चलें, मैं माजरत टीए की तरफ है जी। इन दो कैलकुलेशंस का आंसर सेम आएगा। इसमें पूरे टोटल पे बेसिक रेट लगाया और जो उससे ऊपर एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम के नाम से लगाया, या फिर 8 पे ये रेट लगाएं, 1.5 पे ये रेट लगाएं, 1 पे ये रेट लगाएं। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जिन्होंने कुछ क्वेश्चन 1 में पूछना है तो और पूछें जी। यार उधर वो वीडियो में ले आए कैमरा। हाँ जी, दिया होता तभी तो उसको इस टाइम में मिलाया गया। इसकी ट्रेनिंग के लिए अलग ही होता कुछ, क्योंकि ये काम से हटके चीज है ना, इसके लिए यकीनन अलग इंफॉर्मेशन ही होती, क्योंकि अगर अलग इंफॉर्मेशन ना होती तो फिर वो एक केंद्र में से होता, तो इसलिए अलग बताया होता। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 में ये बातें थी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अच्छा हाँ, क्वेश्चन 1 में एक और बात, अब जब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे तो बोनस का ताल्लुक होता है जिस टाइम में उसने काम प्रोडक्शन की है, तो ट्रेनिंग में तो प्रोडक्शन नहीं है ना, इसलिए ट्रेनिंग निकाल के बाकी टाइम पीरियड है वो बोनस के अंदर आएगा। अच्छा, किसी को कुछ याद है अगर कि उसने पूछना था तो पूछें, ताकि स्पेसिफिक बात करके मैं आगे चलूं। मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन 2 में कोई मसला किसी को था। क्वेश्चन 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, एक एसडी है मेंटेनेंस, और ये OAR बताया हुआ है, ये OAR है, अप्लाइज FOH टू प्रोडक्शन एज फॉलोज, ये OAR है। इस डिपार्टमेंट का OAR 70% ऑफ लेबर कॉस्ट है और इसका OAR 40 रुपये पर लेबर आर है। ये OAR बताए हुए हैं। फॉलोइंग अब एक्चुअल डाटा है और इसको कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करेंगे इनको बांटने के लिए। तो जब बांटेंगे, इनडायरेक्ट लेबर खुद ही कह दिया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में बांटना है, इसकी रेशो में बांटना है। डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू की रेशो में बांटनी है। फूड एक्सपेंसेस, लोगों ने खाना खाना है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रेशो में। फैक्ट्री बिल्डिंग के एक्सपेंसेस, बिल्डिंग के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्लोर एरिया के ऊपर होते हैं। अदर ओवरहेड्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, मेंटेनेंस, तो ये लिखा हुआ है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशो में बांटना है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स ये, और बस अंडर ओवर अप्लाइड निकालना था। ये बांटने से एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। अप्लाइड कैसे निकलेंगे? वो OAR को, जैसे OAR है 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका 70% ले लें तो वो अप्लाइड आ गया। 40 रुपये पर आवर, 40 रुपये मल्टीप्लाई करें तो अप्लाइड आ गए, और एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस अंडर ओवर अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें OAR कैलकुलेट करना था और ये बजटेड इंफॉर्मेशन है, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एरिया के हिसाब से बांट दी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स के हिसाब से बांट दी, इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी बांट के दी हुई है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग का खर्चा एरिया के हिसाब से, पावर किलोवाट आवर्स, जनरल लाइटिंग पंखे लाइटें लाइट पॉइंट्स के हिसाब से, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर्स मशीन आवर्स के हिसाब से। यहाँ से निकलेंगे OAR, इसके लिए लेबर आवर्स बेस है, लेबर आवर्स यहाँ से निकलेंगे। ये आपको कॉस्ट दी हुई है 800 रुपये पर आवर, ये पहले भी एक सवाल में था। इसको 800 से डिवाइड करेंगे तो लेबर आवर्स आएंगे, तो ये लेबर आवर्स बेस इस्तेमाल होगी, लेबर आवर्स बेस इस्तेमाल होगी। मशीन आवर्स, ये मशीन आवर्स नहीं। तो इसमें ये एक पॉइंट था कि आपको बजट, ये बजटेड डाटा है ना, आपको बजटेड लेबर आवर्स नहीं दिए हुए, कॉस्ट दी हुई है, तो 800 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे और वो लेबर आवर्स निकल आएंगे, बजटेड लेबर आवर्स। क्या 45 मिलियन डिवाइडेड बाय 800, नहीं कैलकुलेटर पे कह रहे हैं 45 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 800, ये आ जाएंगे लेबर आवर्स, वो होंगे बेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस है। इसी तरह से 24 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय 800 रुपए, ये आ जाएंगे बजटेड लेबर आवर्स, वो होंगे बेस के तौर पर यूज।
और ये वो बांटने का तरीका था सेकेंडरी पोर्शन में, और एक्चुअल ओवरहेड्स बता दिए नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड है, अंडर ओवर अप्लाइड, एक्चुअल ओवरहेड्स तक पहुंचना। OAR निकला। अब पार्ट बी में आप OAR से अप्लाइड निकाल सकते हैं और अंडर ओवर अप्लाइड बताएं, तो अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड से फिर एक्चुअल निकलेंगे। ये इस सवाल में पूछना था। ठीक है जी, ये असेसमेंट है जी। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टेस्ट के अगले दिन, उससे अगले दिन कहीं के डिस्कस करें, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहेगा। आप कहीं तो बिल्कुल कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है जी। आज है टेस्ट, हाँ तो बस सैटरडे को करें डिस्कस। अच्छा, ऑफिशियल जो है ना वापसी, वो 1 वीक है। हैं? असेसमेंट वापस नहीं मिली तो वो आज मिल जाएगा ना। चलें, अब तो ये आने वाले टेस्ट के लिए ना क्या 2 दिन बाद डिस्कस करें, ये तो वापस ले लें। तो कल सवाल दिया था मैंने स्प्रिंग 19 और चलें जब तक ये ऑन हो। झगड़े पे बात ये मैंने सुनाई थी कि हक पे होते हुए भी झगड़ा नहीं, ये शायद उस दिन किसी बात के बीच में जिक्र आ गया था। हया की बात की कोई? चलें हया पे सुनने बात। एक अच्छा स्टूडेंट जिसको ये कहा जाए कि जैसे सीए करने के शुरू में अगर कोई एडवाइस ले रहा है, सीरियस बात कर रहा हूँ, सीए के शुरू में कोई एडवाइस ले रहा है जी, कोई टिप बता दें कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन होगा जो सीए सारा फर्स्ट टर्म में करे या पास कर लेगा। 1-2 मेन क्वालिटीज़ या जस्ट 1-2 मेन वर्ड्स बस जो डिफाइन कर दें उस स्टूडेंट को। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और इसी तरह से और रेगुलरिटी, ठीक है। इस तरह से ना कुछ वर्ड्स हैं। अच्छा, ये वही वर्ड बोला जा रहा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा। इसी तरह से अगर किसी मशहूर खिलाड़ी या इवन के किसी मशहूर बिजनेसमैन से भी जब उसकी कामयाबी का राज पूछा जाएगा और वो कहे 1-2 वर्ड्स में अगर बोलना है, डिटर्मिनेशन या हार्ड वर्क, मेहनत, ये यकीनन वो वर्ड बोल रहा होगा जो मेन फीचर है। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें भी हैं। जैसे अगर एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गया, तो वो कहे कि मैं जी फलाने क्लब में खेलता था या मेरी खुराक ये थी, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उसकी इन सारी एक्टिविटी में से मेहनत निकाल दें तो बाकी चीज़ें उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो नहीं बड़ा खिलाड़ी बन सकेगा। डिटर्मिनेशन निकाल दें, नहीं बन सकता बड़ा खिलाड़ी। इसी तरह सीए का स्टूडेंट है और अगर 1 वर्ड कहा कि जी डिटर्मिनेशन, अगर डिटर्मिनेशन निकाल दें तो क्लासेस में आके बैठ जाने से वो नहीं पास हो जाएगा। इसी तरह से ना इस्लाम जो दीन है वो भी एक बहुत बुनियादी करैक्टरिस्टिक पे खड़ा हुआ है। अगर वो करैक्टरिस्टिक निकल गई तो फिर जितने मर्जी वो नमाजें पढ़ ले उसका दीन नहीं बन सकेगा। ये एक बहुत बुनियादी ज़मीन है जिसके ऊपर पूरा जो है ना इस्लाम का पूरी बिल्डिंग है। एक वर्ड होता है हया, जिसको बहुत कॉमन करके हंसी मजाक में वो बेहयाई और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसका मजाक बनने शुरू हो गए। हया को इस तरह समझ लीजिए कि ये हमारे अंदर की एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी फोर्स है जो हमें रोकती है हमारी कुछ खामियां दुनिया के सामने एक्सपोज होने से। इसमें खामी भी शामिल है, इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जो इंसानी फितरत के अंदर उसको छुपाने का ही दिल करता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान पाक में मल्टीपल टाइम है, तो उसमें एक जगह पर जब डिस्कस हो रहा है उसमें शैतान का अमल कि उसने इनको बहकाया, फिर वो उस दरख्त के पास चले गए जो अल्लाह ने मना किया था। उसने जब ये बहका दिया और वो उस दरख्त के पास गए, फल खा लिया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद फ़ौरन ये हुआ कि उनके कपड़े उतर गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, इनका लिबास उतर गया। अब जब लिबास उतरा तो उन्होंने फ़ौरन जो उनका रिएक्शन था वो फ़ौरन रिएक्शन ये था कि वो पत्तों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। ये उनका फ़ौरन फितरी रिएक्शन था।
जब लिबास उतर गया, जिस्म बिल्कुल बहाना हो गया, नंगा हो गया, तो उनका फितरी रिएक्शन था कि उन्होंने अपने आप को कवर किया। अगर आपके अंदर बिल्कुल बेगैरती बेहयाई नहीं पहुंची है, आप इस चीज़ को अपने ऊपर भी एक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं और आपके कपड़े उतर जाते हैं, आप सबसे पहला रिएक्शन ये करेंगे कि अपनी बॉडी को कवर करेंगे। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, ये इंसान की फितरत में रखा है अल्लाह ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाना। और शैतान ने ये इसलिए करवाया था ताकि उनके सतर उन पे खुल जाए। ये अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके सतर उन पे खुल जाए। यानी शैतान की यहां से एक अप्रोच पता चली कि वो कपड़े उतरवाना चाहता है। चलो उतरवाना अगर बहुत दूर लग रहा है तो वो कम करवाना चाहता है, जिसको हमारे इस मॉडर्न दौर के अंदर फैशन का नाम दे दिया गया, या और बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इंसानी फितरत के अंदर शामिल है कि इंसान अपने जिस्म को एक्सपोज करने से अवॉइड करता है। अच्छा, ये तो एक जिस्म की बात हो गई। उसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारी खामियां ऐसी होंगी जो हम नहीं चाहते कि दुनिया वालों को पता चले, क्योंकि हम वो अकेले में गुनाह कर रहे होते हैं। हम नहीं चाहते इवन के अगर कोई स्मोकिंग भी करता है तो वो हो सकता है मैं पेरेंट्स से छुपके कर रहा हूँ। अब स्मोकिंग जो है ना वो एक बुरी आदत ही है, ये बुरी आदत है, कोई स्टाइल नहीं। जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज होगी तो वो अपने वालिदैन के सामने नहीं करेगा। बल्कि मैंने इसको एट टाइम्स देखा है कि मेरे सामने यानी टीचर को बच्चे खड़े सिगरेट पी रहे हैं और मैं सामने पहुंचा सिगरेट नीचे कर लेते हैं। वो ये है हया कि इंसान के अंदर एक कुव्वत कि वो अपना जिस्म जो छुपाना चाहता है वो एक्सपोज ना हो, या अपनी को खामियां वो दुनिया वालों के सामने ना आए। ये जो अंदर की फोर्स है ना हया, जिसके अंदर ये हया होगी उसके अंदर इस्लाम आ सकता है। जिसके अंदर से हया निकल जाएगी फिर इस्लाम नहीं रुकेगा उसके पास। तो वो एक हया बुनियादी फीचर है इस्लाम का। इब्ने माजा सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 4181 है, बेशक हर दीन की एक खसलत होती है, यानी बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इस्लाम की खसलत हया है। तो शैतान जो है ना इस वक्त हमारे मॉडर्न दौर के अंदर, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं, जिसके अंदर इस बेस पे, तो खैर मैंने हदीस ही वो छोड़ दिया जिसमें मेरे जज्बाती टॉपिक है, मैं पूरी क्लास ही ना लगा दूँ उस पर, नहीं टाइम नहीं, गुंजाइश नहीं है। शैतान को पता है कि उसने किस तरह से ना हर एक को डील करना है। वो हर एक के हिसाब से डील करता है। हर इंसान के साथ एक शैतान है, वो पूरी जमात का लीडर इब्लीस है, उनकी पूरी मीटिंग्स होती हैं, वो पूरे टास्क एलोकेट होते हैं, तो ये हर इंसान के साथ अकॉर्डिंगली शैतान उसको डील करता है। इस वक्त के हालात में कपड़े कम करवाना एक बहुत आम सी बात है फैशन के नाम पे। फिर कई ऐसे काम जो फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए से इसी दौर में शायद उनको बेगैरती समझा जाता होगा, शायद उनको बेहयाई समझा जाता होगा, लेकिन फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए अब वो घरों के अंदर आ चुके और फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे सब फैमिली देख रही है। जैसे चूँकि ये हमारे माशरे में आम हो रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन इसका जिक्र करना पड़ना ज़रूरी लग रहा है। कौम लूत पे अजाब आया था, कौम लूत पे अजाब आया था, और उस अजाब की रीज़न ये थी कि वो कौम हम जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला थी। और पिछले कुछ ईयर्स में अगर देखेंगे आप तो ड्रामे, फिल्में इनको एज अ कॉमेडी प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जिन्स परस्ती को मजाक के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई ना कोई कॉमेडी करेक्टर होगा जो शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और उसको कॉमेडी बनाया जा रहा है। उससे क्या होगा, कॉमेडी बनाने से क्या होगा कि वो बहुत आसान हो जाएगा हजम करना। और अब जब वो हर फिल्मों ड्रामों के अंदर घर घर के अंदर उतर जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट को बेहयाई रहेगी जाएगी। अब उसके असरात हो रहे हैं, इसके असरात हो रहे हैं। और अभी ये चीज़ कॉमेडी है, कल को ये सीरियस होनी शुरू हो जाएगी कि बेचारे इनको भी तो जीने का हक है, इनके भी तो जज्बात हैं। ये चीज़ हो रही है, ये हो रही है और हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। तो शैतान क्या करता है कि वो बेहयाई को फैलाता है, क्योंकि हमें इग्नोरेंस है। शैतान गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। शैतान आज भी अपने उस वादे पे कायम है जो उसने अल्लाह से किया था। शैतान को मोहलत मिली हुई है क़यामत तक की। हम दुनिया में बिजी हो गए, शैतान नहीं है बिजी। शैतान बहुत कमिटेड है, वो अपने उस वादे पे अभी तक कायम है और उसको इस बात का पता है जो हम भूल रहे हैं कि इस्लाम की बुनियादी खसलत हया, ये शैतान को पता है। और चूंकि उसको ये बात पता है तो उसको इस्लाम जिंदगियों से निकालने के लिए मेहनत किस पे करनी है कि हया जिंदगियों से निकल जाए, क्योंकि हया निकल गई तो फिर इस्लाम निकल गया। अभी चूंकि मैंने बात करी दी है सही बुखारी 6120 सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अगले पैगंबरों का जो कलाम लोगों को मिला उसमें यह भी है कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। ये बात शैतान को पता है, इसलिए वो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ये कहे कि नमाज ना पढ़ा करो, ज़रूरी नहीं कि आपको ये वसवसे डाले कि ज़कात ना दो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सीधा वो कत्ल भी उकसा दे। ये शैतान नहीं करेगा, हर एक को उसके मुताबिक डील करेगा। लेकिन वो ये ज़रूर करेगा कि हया ख़त्म करवाने पर मेहनत करे, क्योंकि उसको पता है कि हया ना रहे तो फिर जो मर्जी चाहे करो।
तो इसलिए ना ये फ़िक्र की बात है हम सब के लिए, आप नौजवान लोग हैं सारे, और आपको बेटा ये शदीद किस्म की फ़िक्र होनी चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना इस वक्त फिल्मों ड्रामों के ज़रिए और तरक्कियाँ दिखाने के ज़रिए, जैसे जज्बात ही कर दिया यार, मैं कौस पढ़ा दी मैंने। आप लोग ये देखेंगे कि जब आप आर्टिकल्स में पहुँचेंगे, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाएंगे, आपको ये खुद बात रियलाइज़ हो जाएगी कि वो इदारे जहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, काम कर रही हैं, अगर उस इदारे को चॉइस मिले, अच्छा एक्सेप्शंस आर देयर, जो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर उस इदारे को ये चॉइस मिले कि वो खातून जो पूरी तरह से कवर्ड है लेकिन इंतहाई टैलेंटेड है, और आपको जो दीन इस्लाम है वो रोकता नहीं है इन चीज़ों से कि अगर औरत काम मजबूरियाँ हैं, घर की मजबूरियाँ करना चाहती है, काम कर ले, घर की मजबूरियाँ, बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द की लगाई है, जिम्मेदारी मर्द की है, बॉलिंग करना, बैट्समैन को आउट करना जिम्मेदारी बॉलर की है, लेकिन अगर बॉलर इंजर हो गया है और बाबर आजम को खुद बॉलिंग करने आना पड़ता है तो आ जाए, मना तो नहीं है, आ जाए। अगर विकेट कीपर बैट्समैन विकेट कीपर था, इंजर हो गया है, तो कोई और आके विकेट कीपिंग कर ले, टीम है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। तो डायरेक्टली अर्न करने में मसला नहीं है, लेकिन और कुछ और खराबियों की वजह से अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारी लगाई। हर एक टॉपिक अलग है। आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी मिल जाएंगी कि जिनके पास अगर ऑप्शन हुई, और ये आपको आर्टिकल में फेस करना पड़ेगा, खासतौर पर वो बच्चियाँ जो यहाँ बैठी हैं, ये मैं आपको रियलिटीज़ और फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो इदारे जिनके पास ऑप्शन हो कि उस फीमेल जिसकी लिबास में कोई ख़राबी नहीं है, शरीर टैलेंट काबिलियत है, वर्सेस वो खातून जिसके लिबास क्या हर चीज़ में मसले हैं, टैलेंट में फारिग है, लेकिन उसकी जो भी उसकी ज़ाहिरी हालत है उसमें भरपूर जो है ना वो पूरी, वो ऑर्गेनाइजेशन इस दूसरी वाली औरत को प्रेफर करेगी। ये वो अमूमी इन्वायरमेंट बनता चला जा रहा है कि जिसमें शैतान के ज़रिए से ये बेहयाई फैल रही है। अच्छा, अब वो जो उस इदारे के अंदर असरात होंगे, एक खातून इस तरह से आ जाने से, ये बात ना कहने में आसान है कि भाई मर्दों तुम नजर नीचे रखो, ठीक है, लेकिन असरात होते हैं। आप अपने छोटे बहन भाई को उन गंदे बच्चों के साथ जो बहुत गंदे गंदे कामों में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ खेलना अलाउ करेंगे? आपका भाई करे ना मेरे ईमान की हिफाजत, करे ना बहन ईमान की हिफाजत, आप क्यों कंसर्न हो जाएंगे कि आपका बहन भाई उन गंदी कंपनी में ना जाए? क्यों चाहेंगे इस बात को कि ना जाए गंदी कंपनी में? वो कहें कि भाई तुम सिखाओ ना, उसको ट्रेन करो ना, उसका ईमान करो ना मजबूत। अब आप कहेंगे कि छोटा बच्चा है, उसको मैं क्या ईमान मजबूत करूं, उसके असरात पड़ जाने हैं इसके ऊपर, इसलिए आप अवॉइड करेंगे। तो अल्लाह नहीं हमें सोबत अवॉइड करने की बात करेंगे, अल्लाह तुमसे प्यार करते हैं। इसी वजह से ना इस्लाम के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं वो भलाई के लिए रखी गई हैं, लेकिन शैतान धोखा क्या दे रहा है? अरे यार पुराने वक्तों की बातें हैं, बड़े हो जाओ, मतलब मेच्योर हो जाओ। मैंने जब भी इस तरह की बातें कभी की हैं, अक्सर कभी कभी जब रिएक्शन आए तो मेरा रिएक्शन ये भी होता है, ग्रो अप मैन, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे, क्या कंजर्वेटिव बातें। तो इस्लाम के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमेशा तक के लिए और हैं हमारे भलाई के लिए। तो ये हया से मैंने बात शुरू की थी कि शैतान का टूल इस वक्त बेहयाई को फैलाना है, और वो फैला रहा है, और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा कैसे बन रहे हैं? सोशल मीडिया हमें और हिस्सा बना रहा है। था कोई बहुत बुरा आदमी था, जो भी कर रहा था चुपके कर रहा था, इधर उसकी वीडियो वायरल हुई, मुझे देख के मजा आया, चलो क्यों ना 4 दोस्तों को और दिखाऊं, 4 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, उनको देख के मजा आया, चलो क्यों ना मैं आगे दिखाऊं, उसने फॉरवर्ड कर दिया। चलो अगर वो मजे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी कर रहा था, उसने कहा तौबा तौबा तौबा, देखो जरा क्या कर रहा है, उस तौबा कराते में भी 4 को तो फॉरवर्ड कर दिया ना। वो जो काम बंद कमरे में छुप के था वो फैल गया, बेहयाई आम हो गई। तो इसलिए शैतान की सारी मेहनत इस वक्त जो है ना वो बेहयाई को आम करने के ऊपर है, क्योंकि बेहयाई आम हो गई तो फिर इस्लाम निकल जाएगा जिंदगी से। बस बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 19, ये मैंने होमवर्क दिया था, क्वांटिटीज कैजुअल से करता हूँ डिस्कस। सवाल की रिक्वायरमेंट थी एंट्रीज और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000, ये ओपनिंग आ गया, ट्रांसफर इन, ये ट्रांसफर इन आ गया, न्यू मटेरियल, तो ये प्रोसेस 2 केस 2 हो गया। प्रोसेस 2 का सवाल है, नए मटेरियल के यूनिट्स हैं, केस 2 आ गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इंस्पेक्शन स्टेज, लॉस इज डिटरमिन्ड एट कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, का मतलब इंस्पेक्शन स्टेज 100% है, और मटेरियल नए वाले आर एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो मटेरियल पहले ऐड हो जाता है, इंस्पेक्शन बाद में, तो लॉसेज आफ्टर न्यू मटेरियल वाला सवाल।
इंस्पेक्शन स्टेज हो गई 100%, इसलिए ओपनिंग अब आके इंस्पेक्ट होंगे, ट्रांसफर इन होंगे ही होंगे, न्यू मटेरियल भी इंस्पेक्ट हुआ है और क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ है, तो यही इंस्पेक्टेड बन गए। इनके ऊपर 5% ये नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल वाला इसमें एक पॉइंट अच्छा था वो बताता हूं। ये लॉस ऑफ ईच लीटर, ये जो इस वक्त हमने कैलकुलेशन की है ये ओपनिंग और इनपुट और वो सब क्या है, वो लीटर्स हैं। नॉर्मल लॉस कितना निकला 5.1, ये 5.25 क्या है, लीटर्स। ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.75 kg। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जब वो दूध उबालते हुए फट जाता था ना, पता नहीं फटता था कि खराब होता था, तो अम्मी ना उसका कुछ खोया बनाती थी, मुझे बड़ा पसंद था खोया। अब वो जो 1 लीटर दूध अगर खराब हुआ तो उसे 1 किलो खोया बन जाएगा, नहीं वो कम होगा। तो लीटर को पका के कुछ ना कुछ किसी प्रोसेस में डाल के उससे एक सॉलिड चीज तैयार होती है जो कि 0.75 kg की होती है, और वो 0.75 kg है जो इतने रुपए का बिकता है। सॉलिड वेस्ट 170 पर kg का बिकता है। ड्यूरिंग द मंथ 6000 kg वेस्ट, 6000 लीटर नहीं 6000 kg वेस्ट है जो हुआ, यानी एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस है 6000 kg। अब ये kg कैसे बना होगा, कुछ लीटर होंगे उनसे इतना kg बना होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा। तो एक्चुअल लॉस है 8000 और नॉर्मल माइनस करेंगे ये पॉइंट था इसमें, और मैंने टेस्ट में भी शायद यही इसी तरह की चीज डाली हुई थी। 2875 एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी की हद तक बताएं, कोई एतराज है? अब ये 2875 किलो नहीं है, ये लीटर है, क्योंकि क्वांटिटी इसका जो लीटर में चल रहा है, फिर जाके हमारा आउटपुट निकलेगा। 2875 ओके। अच्छा जी, और क्या मसला था? ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया। अब इससे आगे ईपी बन जाएगी, क्योंकि न्यू मटेरियल शुरू में ऐड हो जाता है तो इसमें भी हो गया और क्लोजिंग में भी हो गया, और वेटेड एवरेज मेथड था। ईपी में कोई मसला नहीं। कॉस्ट पर यूनिट, हाँ कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज है, इसलिए ओपनिंग वाली फिगर्स आ गई और करंट पीरियड कॉस्ट आ गई। स्क्रैप वैल्यू, ये जो स्क्रैप वैल्यू यहां से माइनस होनी है, इससे पहले मैं आपको एंट्री समझाता हूं। ये 14,000 रुपए पिछले प्रोसेस से आया, ये प्रोसेस डेबिट, पिछला प्रोसेस क्रेडिट, बी डेबिट ए क्रेडिट। फिर नया मटेरियल डाला और कन्वर्जन हुई, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 7000। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, चूंकि ये कन्वर्जन है तो इसलिए वेजेस कंट्रोल भी आ गया, एफओएस कंट्रोल भी आ गया। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल और एफओएस कंट्रोल क्रेडिट। मैंने इन दोनों को मिला के ऐसे कर दिया, आप अलग अलग कर लें, कोई मसला नहीं, अलग करें। वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट 7000, फिर अगली एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ये क्रेडिट 5600। ये दो एंट्रीज डन। ये एंट्री समझते हैं। ये जो जाया हुए ये अभी इस वक्त केजी हैं, ये सामने लिखे हैं, ये लीटर्स हैं। बेचना क्या है, केजी। तो इनको जब इन लीटर्स की शक्ल में निकालेंगे, फिर पका के जो चीज बन जाएगी वो बेचनी है। तो वो जो चीज बन जाएगी वो स्क्रैप इन्वेंट्री है, वो बिकेगी 170 की, यानी स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट होनी है 170 से। लेकिन इसको 170 तक पहुंचाने के लिए 20 खर्च भी करना है, आफ्टर इनकरिंग फर्दर कॉस्ट ऑफ 20 होता है। 170 तक पहुंचाने के लिए 20 पहले खर्च करना है। तो 170 से स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट। मैं आपको नॉर्मल लॉस की एंट्री बता रहा हूं। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। चूंकि ये 170 से डेबिट होनी है, क्योंकि ये चीज जो बन जाएगी उसकी स्क्रैप वैल्यू 170 है, और इस तक पहुंचाने के लिए 20 खर्च भी होगा, तो बैंक क्रेडिट 20। स्क्रैप इन्वेंट्री तो 170 की होगी ना। देखें, स्क्रैप इन्वेंट्री जो 170 की बेचनी है, स्क्रैप वैल्यू 170 है, स्क्रैप वैल्यू 170 है, तो वो 170 की बेचनी है, इसलिए स्क्रैप इन्वेंट्री 170 के ऊपर डेबिट होगी।
लेकिन 170 तक पहुंचाने के लिए 20 खर्च भी होगा, तो वो बैंक क्रेडिट होगा। अब इस एंट्री से पता चल रहा है कि वर्क इन प्रोसेस में क्रेडिट होने के लिए है ही 150। बैंक क्रेडिट अगर करना तो इसके लिए बचा ही 150 है। ये चीज हम 170 की कह के डेबिट कर रहे हैं कि ये हमारी स्क्रैप इन्वेंट्री है, तो 170 तक बाद में आएगी, पहले 20 खर्च होगा, तो ये 20 क्रेडिट होगा, तो फिर ये जाके 170 की चीज बन रही है। इसलिए इस एंट्री के अंदर क्रेडिट की जगह बची ही 150 की, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट का मतलब है वर्क इन प्रोसेस में से लेस, इसलिए ये लेस करते हुए 170 नहीं 150 से लेस किया। क्या कहा था? अच्छा, जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसके लिए टीचर आपको उसके नोट्स लिखवाते हैं, उसकी एंट्रीज बताते हैं, वो जो एंट्रीज होती है ना, वो नॉर्मल हालात की एंट्रीज होती हैं। और उन एंट्रीज का, जैसे बचपन में अगर पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, उसको एसेट खरीदना, उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करना, ये सब नॉर्मल हालात की एंट्रीज थी, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। जो नोट्स बनाए गए होंगे वो नॉर्मल हालात की एंट्री से बना दिए गए। अगर नॉर्मल समझेंगे तो ही सवाल की कोई मुश्किलें आप हैंडल कर पाएंगे। जब टीचर्स क्लास के नोट्स बनवा रहे होते हैं, जब टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो एक नॉर्मल हालात और जितनी भी चीजें मैक्सिमम कवर की जा सकती हैं उनको कवर करके पढ़ाते हैं। लेकिन सवाल में कोई ऐसी फनकारी हो सकती है जो आपको वहां नॉलेज मिला, उसकी बेस पे आप कुछ शक्ल उसकी बना सकें। इस तरह के जो मसले हैं ना, जैसे ये जो 20 रुपए वाला मसला है, इसको मैं जनरल नोट्स में अमेंड नहीं कर सकता। सवालों के अंदर इतनी अजीब अजीब सी मुश्किलें बाज़ औक़ात आ जाती हैं, जैसे वो जो स्प्रिंग 10 के अंदर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था, स्प्रिंग 10 नॉर्मल लॉस, वो नॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट किया था कि एबनॉर्मल लॉस 0, आउटपुट भी नहीं पता था, नॉर्मल लॉस भी नहीं पता था, तो हमने बाकियों को टोटल किया और उसको 5/105 किया था। ये चीज़ नोट्स पढ़ाते हुए नहीं बताई जा सकती। यानी अगर इन चीज़ों के मैं आपको शुरू से नोट्स ही लिखवाना शुरू कर देता तो ये उसमें किस तरह से, ये फार्मूला कैसा बना के दिखाता। सवाल में तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है ना, कुछ भी डिफरेंट स्टाइल से पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स में अमेंड नहीं किया जो किया जा सकता होता है वो ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें सवाल के अंदर बहुत मुश्किल तरीके से पूछी हो सकती हैं जो उस तरह से नोट्स में नहीं अमेंड हो सकती। अगर वो सारा कुछ नोट्स के अंदर डाल दिया जाए तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी। जैसे FR 1 में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चीज़ है, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनसे बात कर रहा हूँ। आपको जो फॉर्मेट टीचर्स ने पढ़ाया, लाजमी हर सवाल के अंदर एक एक लाइन उस फॉर्मेट के अंदर ही होगी। हो सकता है कभी कोई ऐसी चीज़ टेस्ट हो जाए जो फॉर्मेट के अंदर नहीं थी। तो जो टीचर ने आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ाया वो नॉर्मल हालात में उसमें भी जितना उसको कवर कर सकते थे कर लिया, ताकि एक बेस कॉन्सेप्ट बन जाए। अब जब कॉन्सेप्ट बन गया उसके बाद अगर कोई बहुत मुश्किल सा पॉइंट टेस्ट हो जाए तो आप हैंडल कर सकें। अगर ऐसा किया जाए कि दुनिया जहान में जितने भी सवाल मौजूद हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सब को डाल के कैश फ्लो का फॉर्मेट बना दिया जाए और बच्चों को कहा जाए बस ये याद कर लो, तो वो बज़ाहिर तो उसको रट्टा लगा लेगा, लेकिन इतने कम्प्लेक्स फॉर्मेट से उसके कॉन्सेप्ट नहीं बन सकेंगे। तो ये वाली बात ना, ये मैंने आपको जो नोट्स में बताई थी, ये मैं उसमें अमेंड नहीं कर सकता। हाँ, मैंने डेबिट क्रेडिट किया था, डेबिट क्रेडिट पूरा किया था कि स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, प्रोसेस क्रेडिट स्क्रैप वैल्यू से। अब उसमें से कितना पे मजीद खर्चा होगा ये मैं उस एंट्री में नहीं अमेंड किया हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको इसीलिए इसको डेबिट क्रेडिट की शक्ल से सिखा रहा हूँ कि इसमें कभी डिफरेंट चीज़ आई तो उसको हम कैसे अमेंड करें। स्क्रैप इन्वेंट्री 170 से होगी, क्यों? क्योंकि बिकना 170 का है। लेकिन यहाँ पर मैंने 150 क्यों लिखा? ये बात मैंने आपको डेबिट क्रेडिट से साबित की कि 170 तक को तब पहुंचेगा जब सॉलिड बनेगा, तो उसको बनाने के लिए 120 रुपए भी खर्च होगा, तो वो बैंक क्रेडिट। अब एंट्री में यहाँ जगह ही 150 की, 170 की जगह ही नहीं, इसलिए 150 प्रोसेस में क्रेडिट होने का मतलब है कि यहां से 150 वाली अमाउंट लेस होगी। वो लीटर है। हाँ ठीक है, शाबाश, ये भी एक एंगल है कि वो अभी शक्ल ही उनकी लीटर है, तो वो जो लीटर वाली शक्ल है उन्होंने तो 170 का नहीं बिकना, वो तो नेट 150 के बिकेंगे। तो हाँ ठीक है, ये भी एक पर्सपेक्टिव।
इसलिए यहां से 150 वाली चीज लेस हो रही है, लेकिन स्क्रैप इन्वेंट्री में 170 जा रहा है। ये इस एंट्री के अंदर किया हुआ ये कि ये 170 से है, ये बैंक है, और ये फिर आगे 150 से। नॉर्मल लॉस है ना। देखें 170 क्या है रुपीस पर केजी। इसको आप 5125 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें। ये बचपन में चीज सिखाई गई मैंने आपको, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए इसका हिसाब रखा गया। इस 170 पर केजी को 5125 लीटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर उसको पहले केजी बनाना पड़ेगा। तो 5125 लीटर से इतने केजी बनेंगे। अब आंसर जो है वो रुपए में आएगा। तो 5125 इंटू 0.75 इंटू 170 वो ये। लेकिन चूंकि इन दोनों से टोटल करके फिगर आ रही थी तो मैंने वो ब्रैकेट में नहीं दिखाई, वरना ये है 5125 इंटू 0.75 इंटू 170। जी रिकवरी कॉस्ट, अच्छा बल्कि मैंने हाँ आपको ना ये भी एक चीज़ बचपन में बताई हुई है कि अगर बेचते हुए कुछ खर्चा होगा तो हमने उसको नेट करके रिकवरी वैल्यू बना के यहाँ से लेस करना है। तो ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई हुई है। किसका स्क्रैप इन्वेंट्री में हम किन को रख रहे हैं, लीटर्स को के केजी को। स्क्रैप इन्वेंट्री जो स्क्रैप के तौर पे बिकनी है, केजीज को ना। तो अगर हम उसको केजी की शक्ल में डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब 20 रुपए खर्च हुए हैं तो वो केजी में डेबिट हो रहा है। तो इसलिए वो बैंक क्रेडिट हमने किया है, तो स्क्रैप इन्वेंट्री में 170 गया है। स्क्रैप इन्वेंट्री फिजिकल चीज है जो सॉलिड है, उसको डेबिट करने का मतलब है कि अब हमने वो फिजिकल बना लिया, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो वो बना है ना, इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ है। ये इसमें पॉइंट था, बाकी तो उन कैलकुलेशन से फिगर्स ही उठाई हुई हैं। और आपने इसमें जो पूछना है पूछें जी। यानी 20 ऐड कर दें और 170 लेस कर दें, लेकिन फिर इस डेटा से एंट्री बनाते हुए गलती करोगे फिर। हाँ। क्योंकि हमने वर्क इन प्रोसेस में उसका क्रेडिट ले लिया, कॉस्ट में से कर दी माइनस। और रही बात एबनॉर्मल की, तो उसको बनाते हैं ना इनकम। वो भी 170 पे लेके जा रहे हैं जी। जो एबनॉर्मल लॉस है 2875 के केजी बनाए इनटू 170, ये स्क्रैप इन्वेंट्री में चला गया। लेकिन ये स्क्रैप इन्वेंट्री में जाने के लिए फिर वही बात, 20 रुपए खर्च भी होंगे। वो जो मैंने वहां बताया है 20 क्रेडिट होगा तो 170 वहां डेबिट होगा। एबनॉर्मल लॉस अपनी पूरी कॉस्ट से क्रेडिट होगा, ये कॉस्ट हमने यहां निकाल ली। ये एंट्री में निकाली हुई, ये है ना यार, ये है ये एबनॉर्मल लॉस पूरा है ना एबनॉर्मल लॉस, तो ये उसकी कॉस्ट है, तो ये उसकी पूरी कॉस्ट हमने इधर कर दी क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस अपनी पूरी कॉस्ट से क्रेडिट। अच्छा ये कॉस्ट पर लीटर ही है, क्योंकि वो जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है वही हमने कंप्लीटेड यूनिट्स, वही हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो वो लीटर्स हैं। जिन्होंने नहीं भी किया होता वो डिस्कशन सुन लिया करें, काम की होती है। ये 268.42 ये रुपीस पर लीटर है, क्योंकि ये सब क्या है लीटर हैं। ये क्या है, तो जब ईपी लीटर्स में है, इसी ईपी से डिवाइड करके जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या है, वो रुपीस पर लीटर है। तो जब रुपीस पर लीटर है तो मल्टीप्लाई भी वो नंबर ऑफ लीटर से होगा। लेकिन 170 क्या है रुपीस पर, तो इसलिए वो केजी से मल्टीप्लाई होगा। ये बात बहुत जरूरी बात है, ये आगे कॉस्ट में बहुत ज्यादा आने वाली है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसको लिफ्ट कराएं कि क्या चीज है वो किससे मल्टीप्लाई होनी है, इस चीज को इंपॉर्टेंट समझें। ये रुपीस पर केजी है, ये लीटर से नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, इसको केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये केजी बनाए हैं, फिर ये 170 मल्टीप्लाई होगा। ये इसी चीज के ऊपर यहाँ इस्तेमाल किया है। ये पर लीटर है, इसलिए सिंपली पर नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया।
जबकि 170 पर केजी है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया। मुश्किल सवाल है, करना है तो करना है, नहीं करना तो छोड़ने से ये मर जाएगा। नॉर्मल लॉस वाली एंट्री दोबारा समझ लें भाई। एबनॉर्मल लॉस की कंपाउंड एंट्री हम क्या करते हैं? स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, P&L डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस कितने से क्रेडिट? कॉस्ट से। ये उसके लीटर हैं और ये कॉस्ट पर लीटर है। ये यहां नीचे वर्किंग 3 में निकाली हुई है। तो कॉस्ट पर लीटर को इसके लीटर से कर दिया मल्टीप्लाई। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, स्क्रैप वैल्यू से, ये 170 रुपए पर केजी है, इसलिए हम 2875 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2875 के पहले किलो बनाने पड़ेंगे हैं, क्योंकि स्क्रैप इन्वेंट्री तो 170 ही की स्क्रैप पे बिक रही है ना। यहां है लिखा हुआ स्क्रैप इन्वेंट्री। स्क्रैप इन्वेंट्री 2875 लीटर इंटू 170 नहीं कर सकते। उस 2875 को पहले किलो बनाने पड़ेंगे, फिर 170 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रही बात कि 170 से क्यों कि 150 से क्यों नहीं? क्योंकि वो जो इन्वेंट्री है खराब, वो बिकनी 170 की है, तो इसलिए को 170 के ऊपर इन्वेंट्री कहेंगे। लेकिन 20 लगेगा तो 170 बनेगा, इसलिए साथ बैंक क्रेडिट है 20 रुपए, और वो 20 रुपए भी पर केजी है, इसलिए 2875 इंटू 0.75 इंटू 20 रुपए। सवाल लिखें। कल वाला ही 16 लाख, कल वाले यूनिट्स 16 लाख और यूनिट्स वही हैं। अब जो नई बात है वो बता रहा हूं। कल वाला जॉइंट प्रोडक्ट वाला कल वाला सवाल 16 लाख जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और आउटपुट ए का कितना 3000 यूनिट्स और बी 5000 यूनिट्स। ये इतना लिखें, फिर एक्स्ट्रा नई बात बताता हूँ। चलें दोबारा सुनने जो लोग कल नहीं थे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 16 लाख और आउटपुट जॉइंट प्रोडक्ट ए 3000 यूनिट्स और जॉइंट प्रोडक्ट बी 5000 यूनिट्स। Product A is sold. Product A is sold at a price of 380, 380 after incurring a further processing cost. Repeat कर रहा हूँ, product A is sold at a price of 380 rupees 380 after incurring a further processing cost of 40 रुपए पर यूनिट, रुपीज 40। और यही सारा सेंटेंस बी के लिए लिख लें। प्राइस 425 और फर्दर प्रोसेसिंग 130। यही सारी बात बी के लिए भी आ जाएगी, बस उसमें प्राइस है 425 425 रुपए और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 130। मैंने कहा यही जो प्रोडक्ट ए की लाइन लिखी है ना, सारी लाइन सेम बी के लिए भी है, बस फिगर्स बदल रहा हूं। सेल प्राइस 425 यानी 425 रुपए और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 130।
जी पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट टू सेल पर यूनिट, ए की है 10 रुपये, बी की है 5 रुपये। ए 10 है, बी 5 है। इस सवाल की कहानी ये है कि प्रोसेस 1 से आउटपुट निकला है कितना, ए 3000 और बी 5000। कल जो सवाल किया था उसमें क्या था कि इसकी सेल प्राइस और इसकी सेल प्राइस थी, यानी ये दोनों अभी जिस हालत में है वही फिनिश गुड है। अब इस सवाल में चेंज ये कर दिया मैंने कि इसने जाना है एक और प्रोसेस में, उसको मैं चलो P2 कह लेता हूं, फिर उसके बाद ये जाके कहीं 380 का सेल होगा और यहां उस पर 40 रुपए खर्च हो जाना है। इसी तरह ये अभी सेलेबल नहीं है, इसने एक प्रोसेस में जाना है जहां इस पर लगने हैं 130, फिर कहीं जाके ये 425 का बिकेगा। कल वाले उसमें फर्क क्या है, कल फौरन बिक रहा था, अब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिकेगा, और जब बिकेगा तो 10 रुपए इस पे खर्च होंगे और 5 रुपए इस पे। अब सवाल में और रिक्वायरमेंट वही है कि एलोकेट कर दें बेस्ड ऑन टोटल NRV और कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। मैंने तो भी सवाल लिखवाया है सिर्फ, रिक्वायरमेंट सेम है, एलोकेट करना है टोटल NRV की रेशो में, वही जो बिल्कुल कल वाला सवाल में किया था, और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। NRV का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अभी चीज जहां जिस हालत में है, अब से ऑनवर्ड बेचेंगे तो नेट क्या जनरेट होगा। अभी इस वक्त हम सारा जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो यहां खड़े हुए सवाल सॉल्व कर रहे हैं, या यहां ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है। अभी इस वक्त इनकी जो हैसियत है, ए बिकेगा तो नेट क्या जनरेट करेगा, 380 माइनस 10 बस, माइनस 40 भी, क्योंकि ये खर्च होगा तो जाके ये मिलेगा। तो इसलिए अब फर्क ये पड़ जाएगा कि NRV निकालते हुए ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक यही है कि जहां ये मौजूद है यहां से अब से ऑनवर्ड नेट क्या जनरेट करेंगे। तो इसलिए सवाल जो कल किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, बस ये NRV में एक नई चीज आ गई। प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, टोटल NRV हो गई 3000 इंटू 380 माइनस 10 माइनस 40, 5000 इंटू 425 माइनस 5 माइनस 130, 99 जी 145 0। इस रेशो में बांटना है 2440, इस रेशो में बांटना है अब 16 लाख। इसी के आगे है एलोकेशन हो जाएगी 16 लाख इंटू 990 244। जी 6 4 9 1 8 9 5 0 8 2 0। ये 16 लाख के टुकड़े हो गए, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कॉस्ट पर यूनिट। तो ए कॉस्ट किया है 649180 डिवाइडेड बाय 3000, और बी कॉस्ट किया है 950 डिवाइडेड बाय 5000।
190.3। तो जॉइंट प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बांटना ये पहला और मेन काम है। बाकी आगे आसान है। मेन चीज इसमें ये थी कि इस कॉस्ट को बांटना कैसे, तो उसके लिए सवाल जो पहले सीखा था हो सकता है सब वही सब दोबारा हो रहा हो, यानी पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकलेगी, उसके बाद फिर उसको ऐसे बांटेंगे। सवाल लिखें। नहीं लगा नहीं है, अभी लग चुका नहीं है, अभी तो हम यहां खड़े हैं, अभी हम ये सारी कैलकुलेशन जहां खड़े हैं, अभी तो ये नहीं हुआ प्रोसेस टू। जब होगा तो 40 रुपए लग के ये ए प्लस बन जाएगा, फिर वो इतने का बिकेगा। अभी 40 खर्च नहीं हुआ है। सवाल लिखें। Following information relates to process 1 for the month of May। क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जी होमवर्क के लिए। Following information relates to process 1 for the month of May। प्रोसेस 1 कह रहा हूँ भाई, ये हम प्रोसेस 2 पढ़े, जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ने शुरू कर दिए, प्रोसेस 2 तो खत्म हो गया। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ाए हैं अब, तो ये को प्रोसेस 2 तो नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, ये जो अभी मैं सवाल लिखवा रहा हूं ये है प्रोसेस 1 का होमवर्क है ये, और उसमें जॉइंट प्रोडक्ट डालूंगा, तो अब ये जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस 2 के साथ भी टेस्ट हो सकते हैं, यानी एक प्रोसेस 2 का सवाल हो और उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी हो pहले, और फिर उसको ऐसे तोड़ना हो, तो उसमें भी टेस्ट हो सकता है। नहीं हो 24 का होगा मैक्सिमम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेज टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May। अब उस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 kg, 3000 kg, ये हैं 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, और कॉस्ट है इनकी मटेरियल 120,000 और कन्वर्जन 180,000। ओपनिंग की कॉस्ट बता रहा हूँ, मटेरियल इस पे 1,20,000 लगा हुआ है और कन्वर्जन 1,80,000, 120,000 और 180,000। ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हो गया। करंट मंथ डेटा है जी 70% कंप्लीट थे। करंट मंथ डेटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8,10,000, 8,10,000। $8,10,000, 8,10,000। ब्रैकेट में लिखिए 18,000 kg,
18,000 kg, ये डायरेक्ट मटेरियल इनपुट हो गया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है 810,000, ये रुपए है, और क्वांटिटी बताई है मैंने 18,000 kg। कन्वर्जन कॉस्ट 750,000, 7.5 लाख रुपए, 750,000। इंस्पेक्शन स्टेज 40%, 40%। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, हाँ जी इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 kg, 2400 kg, और ये है 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। एक्चुअल लॉस 1100 किलो, 1100 kg। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, 10 रुपए पर केजी, ₹10 पर केजी। और क्या है, क्या नहीं और भी रहता है अभी कुछ। आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 60% प्रोडक्ट ए और 40% प्रोडक्ट बी। 60% ए, 40% बी। ये मैं उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बता रहा, यानी अगर आउटपुट 10,000 किलो है तो उसमें से 6,000 किलो ए और 4,000 किलो बी, ये मुराद है इससे। प्रोडक्ट ए इज सोल्ड एट 200 रुपए पर केजी, ₹200 पर केजी। एंड प्रोडक्ट बी इज सोल्ड, जी मैंने ए बताया है 200 रुपए पर केजी, और बी की सेल प्राइस बता रहा हूं 400 पर केजी, 400 पर केजी, आफ्टर इनकरिंग अ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ₹60 पर केजी। यानी ए फौरन बिक जाता है और बी फर्दर प्रोसेस होके बिकता है। ए बिकेगा 200 पर केजी का और बी बिकता है 400 पर केजी, लेकिन 60 रुपए पहले खर्च होगा, फिर 400 का बिकेगा। रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना। अच्छा, ये कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड और फाइफो मेथड। वो तो सवाल में फाइफो था, वो ओपनिंग था इसलिए बता रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है इसलिए कह रहा हूं कि इसको वेटेड एवरेज मेथड से कर दें। ठीक है जी, ये होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।